रात का सन्नाटा, शाम के पहाड़ों पर फैली धुंध और एक किला जो बादलों से बातें करता था। किला मस्याफ। कहते हैं कि उस किले में एक ऐसा शख्स रहता था जिसका हुक्म हुआ कि रुख बदल देता था, जिसकी खामोशी तलवार से ज्यादा खतरनाक थी और जिसका नाम सुनकर सुल्तान भी चूक जाते थे। वो था मलकुल जिबाल। तारीख उसे कातलों के सरदार के तौर पर याद करती है, मगर क्या वो सिर्फ यही था, या वो एक ज़हीन सियासी हिकमत अमली रखने वाला रहनुमा था? क्या वो एक साया था या एक नजरिया? आज हम चलेंगे 12वीं सदी के उस शाम में जहां सलीबी जंगें भड़क रही थीं, जहां तख्तो ताज लरज रहे थे और जहां पहाड़ों के दरमियान एक खामोश ताकत जन्म ले रही थी। 11वीं सदी के इख्तिताम पर इस्लामी दुनिया अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार थी। सल्जूकी सल्तनत अपनी ताकत के उरूज पर थी। बगदाद में अब्बासी खिलाफत रस्मी तौर पर मौजूद थी, मगर असल ताकत तर्क उमरा के हाथ में थी। इसी दौर में एक तहरीक उभरी, नजारी इस्माइली तहरीक। इस तहरीक की बुनियाद मिस्र की फातमी खिलाफत से जुड़ी थी, मगर सियासी इख्तलाफात के बाद इसका मरकज ईरान और शाम के पहाड़ी इलाकों में मुंतकिल हो गया। ईरान में हसन बिन सबा ने किला अल-मौत को अपना मरकज बनाया। वहां से एक मुनज़्ज़म, खुफिया और नजरियाती तहरीक ने जन्म लिया। मगर शाम के पहाड़ों में इस तहरीक को नई रूह देने वाला शख्स था रशीदुद्दीन सुनान। रशीदुद्दीन सुनान की पैदाइश 12वीं सदी के आगाज में इराक या बसरा के इलाके में हुई। मुअर्रिखीन में इख्तलाफ है। इब्तदाई तालीम के बाद वो ईरान गया, जहां उसने नजारी इस्माइली तालीमात हासिल की। वो सिर्फ एक आम दाई नहीं था, वो गैर मामूली ज़हानत, मजबूत हाफिजे और सियासी बसीरत रखता था। हसन बिन सबा के जानशीनों ने जब शाम में अपने असर को मजबूत करने का फैसला किया तो सुनान को वहां भेजा गया और यूं वो शाम के पहाड़ों में दाखिल हुआ। शाम के मगरबी पहाड़ों में वाक़े किला मस्याफ एक नाकाबिले तस्खीर किला था। ऊंची दीवारें, संगलाख चट्टानें और नीचे गहरी वादियां। यही किला रशीदुद्दीन सुनान का मरकज बना। लोग उसे कहने लगे मुल्कुल जिबाल, पहाड़ों का बादशाह। वो सिर्फ एक मजहबी रहनुमा नहीं था, वो एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का सरबराह था। एक ऐसा नेटवर्क जो खामोशी से काम करता था और निशाना हमेशा दुरुस्त लगाता था। मगरबी मुअर्रिखीन ने उन्हें असैसिन्स कहा गया कि ये लोग हशीश के ज़ेरे असर जाकर कत्ल करते थे, मगर जदीद तहकीक बताती है कि ये ज्यादातर दुश्मनों का प्रोपेगंडा था। असल हकीकत ये थी कि ये अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता, नजरियाती तौर पर पुख्ता और अपने मिशन के लिए जान देने को तैयार होते थे। वो मैदान जंग में लश्कर लेकर नहीं आते थे, वो सीधा हदफ तक पहुंचते थे और यही चीज उन्हें खौफनाक बनाती थी। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम और मिस्र को मुत्तहिद किया तो उसका मकसद सलीबियों का खात्मा था, मगर उसे अपने पीछे एक और ताकत का एहसास था, पहाड़ों में बैठी हुई खामोश ताकत। तारीख में आता है कि एक रात सलाहुद्दीन के खैमे में एक खंजर पाया गया और एक पैगाम, हम तुम तक पहुंच सकते हैं। ये पैगाम किसने भेजा? अक्सर मुअर्रिखीन का इशारा मुल्कुल जिबाल की तरफ जाता है। यहां से कहानी मजीद दिलचस्प होती है। 12वीं सदी का शाम और मिस्र एक पेचीदा सियासी मैदान था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र को मुत्तहिद किया और सलीबियों के खिलाफ अपनी फौजें तैयार कीं, मगर शुमाली शाम में एक छोटी मगर इंतहाई खतरनाक ताकत मौजूद थी। ये ताकत थी मुल्कुल जिबाल की। रशीदुद्दीन सुनान ने न सिर्फ अपनी फौज तैयार की थी, बल्कि एक खुफिया नेटवर्क कायम कर दिया था जो दुश्मन के दरमियान खौफ और अदम इत्मीनान पैदा करता था। सलमान और सलाहुद्दीन के दरमियान पहली मुलाकात या टकराव रस्मी नहीं हुआ। ज्यादातर ताल्लुकात खुतूत, खुफिया पैगाम रसानियों और सियासी सिफारतकारी पर मबनी थे। कहा जाता है कि रशीदुद्दीन सुनान के खुफिया नेटवर्क ने कई बार सल्तनत में मौजूद दुश्मनों को खत्म किया। उन्हें तारीख में असैसिन्स या हशाशीन कहा गया। मगरबी मुअर्रिखीन ने उनके बारे में अफसानवी किस्से सुनाए। खंजर से रात के अंधेरों में हमले,
حشیش کے زیر اثر جا کر نشانہ مارنا، مگر جدید تحقیق بتاتی ہے کہ حقیقت زیادہ ذہین اور منصوبہ بند تھی۔ ہر حملہ ہدف کے سیاسی اور فوجی اثرات کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا تھا۔ رشید الدین سنان خود ہر کارروائی کا جائزہ لیتا، دشمن کے اندر خوف پیدا کرنا ان کا مقصد تھا۔ یہی حکمت عملی اسے واقعی ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا بادشاہ بناتی ہے۔ رشید الدین سنان اور صلاح الدین کے درمیان تعلقات صرف دشمنی تک محدود نہیں تھے، موقع محل کے حساب سے مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ چند اہم نکات۔ صلاح الدین کی فوجیں جب شام میں بڑھیں تو سنان نے اپنے حشاشین کے ذریعے چند قلعوں کو محفوظ بنایا۔ بعض اوقات سنان کے حملے صلیبیوں کی جانب سے ہونے والے دباؤ کو کم کرتے تھے۔ تاریخی دستاویزات میں ذکر ہے کہ سنان اور صلاح الدین کے درمیان ایک ناپیدا معاہدہ بھی ہوا، جس کے تحت دونوں نے اپنی حدود کا احترام کیا۔ رشید الدین سنان کا ہر اقدام، چاہے وہ قتل کی کوشش ہو یا معاہدہ، ایک بڑی سیاسی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ ملک الجبال کا نیٹ ورک صرف مسلمان حاکموں تک محدود نہیں تھا، سلمان اور صلیبیوں کی فوجیں بھی اس سے متاثر ہوئی تھیں۔ کچھ مقامی صلیبی حکمران سنان سے خوف کھا کر سیاسی سودے کرتے تھے۔ کئی بار سنان نے صلیبی حملوں کو ناکام بنایا یا ان کے ہدف کو نقصان پہنچایا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رشید الدین سنان صرف ایک قاتل نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی ماہر اور بین الاقوامی سطح کا حکمت عملی دان تھا۔ حشاشین کی سب سے بڑی طاقت تھی ان کی نظریاتی تربیت، حد درجہ وفاداری، منصوبہ بندی اور صبر۔ یہ لوگ جنگ کے میدان میں براہ راست لڑنے کی بجائے نفسیاتی اور سیاسی اثر ڈالنے پر فوکس کرتے تھے۔ رشید الدین سنان نے یہ تربیت خود ترتیب دی۔ نوجوانوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی، پھر خفیہ مشن پر بھیجا جاتا۔ ہر مشن کا مقصد صرف قتل نہیں بلکہ سیاسی پیغام دینا ہوتا۔ ملک الجبال نے نہ صرف اپنے دشمنوں کے دل میں خوف پیدا کیا بلکہ شام میں سیاسی توازن قائم رکھا، اپنی جماعت کو منظم اور مضبوط بنایا، ایک ایسی چھپی ہوئی طاقت کو نمایاں کیا جو بڑے حکمرانوں کے لیے بھی خطرہ تھی۔ اس کی شہرت، عقل اور پراسرار حکمت عملی نے اسے تاریخ کے سب سے خوفناک اور قابل احترام شخصیات میں شامل کیا۔ رشید الدین سنان یا ملک الجبال کی مشہور کارروائیاں آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنائی جاتی ہیں۔ سیف الدین برکی اور دمشق کا معرکہ۔ دمشق کے ایک مضبوط مقامی حکمران نے صلیبیوں کی حمایت کرنا شروع کی۔ سنان نے خاموشی سے اپنے خفیہ نیٹ ورک کو متحرک کیا۔ ایک رات ایک خنجر کے ذریعے اس کا قتل کیا گیا، جس سے دمشق کی سیاست مکمل طور پر بدل گئی۔ سلطانی شہزادوں پر اثر۔ ملک الجبال نے کئی بار اعلیٰ حکمرانوں اور شہزادوں کو اپنے اثر میں لیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں۔ اس کا مقصد صرف قتل نہیں بلکہ سیاسی توازن برقرار رکھنا تھا۔ صلیبیوں کو خوف زدہ کرنا۔ صلیبی رہنماؤں نے اکثر سنان کے بارے میں افسانوی کہانیاں پھیلائیں تاکہ ان کے خوف کو بڑھایا جا سکے۔ یہ کہانیاں آج بھی مغربی تاریخ میں اولڈ مین آف دا ماؤنٹین کے طور پر موجود ہیں۔ قلعہ مسیاف محض ایک عمارت نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کا مرکز تھا۔ اونچی دیواریں اور پتھریلے راستے دشمن کو پہنچنے سے پہلے ہی مایوس کر دیتے تھے۔ قلعے کے اندر خفیہ راہیں اور چھپے کمروں کی ایک پیچیدہ ساخت تھی۔ سنان کے اہلکار ہر حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ یہاں سے خفیہ خطوط، خنجر اور پیغام رسانی کا مکمل نظام موجود تھا۔ یہ قلعہ نہ صرف فوجی مرکز تھا بلکہ نظریاتی اور سیاسی طاقت کا بھی گہوارہ تھا۔ ملک الجبال کی سب سے زیادہ مشہور کہانیاں مغرب میں مشہور افسانوی رنگ میں آ گئی ہیں۔ قاضی اور دشمن حکمرانوں کے قتل، رات کے اندھیروں میں ہدف تک پہنچنے والے خنجر، نفسیاتی حکمت عملی کے تحت خوف پیدا کرنا۔ یہ قتل محض ذاتی انتقام کے لیے نہیں بلکہ ہر کارروائی کا مقصد سیاسی اثرات پیدا کرنا تھا۔ رشید الدین سنان اور اس کے حشاشین نے صرف مسلمانوں کے اندر اثر نہیں ڈالا بلکہ صلیبیوں کے لیے بھی ایک چھپی ہوئی خطرہ بن گئے۔ صلیبیوں نے ان کے بارے میں غلط فہمیاں اور افسانے پھیلائے۔
कई सलीबी हुक्मरान सुनान के खौफ से अपनी फौजी कार्रवाइयों में हिचकिचाहट महसूस करते थे। उनके मंसूबे और हमले जंग के नताइज पर असरअंदाज होते थे। रशीदुद्दीन सुनान और सलाहुद्दीन के ताल्लुकात मुकम्मल दुश्मनी या मुकम्मल इत्तेहाद में कभी नहीं रहे। ये एक हिकमत अमली का खेल था। कभी दुश्मन के खिलाफ ताकत दिखाई, कभी मुज़ाकरात के जरिए मुआहदे किए। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे की ताकत का एहतराम करना सीखा। ये ताल्लुक तारीखी तौर पर इसलिए अहम है कि उसने शाम और उर्दुन के सियासी तवाज़ुन को कायम रखा। रशीदुद्दीन सुनान की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि ताकत सिर्फ फौजी कुव्वत में नहीं बल्कि ज़हानत, मंसूबाबंदी और नफ्सियाती हिकमत में भी होती है। एक छोटा मगर मुनज़्ज़म नेटवर्क बड़े हुक्मरानों के लिए खतरा बन सकता है। अफसाने और हकीकत का मिलाप तारीख को यादगार बनाता है। मलकुल जिबाल की हिकमत अमली, खुफिया मिशन और सियासी असर आज भी तारीख के मुताले में एक मुनफरिद मकाम रखती है। रशीदुद्दीन सुनान या मलकुल जिबाल की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी ज़हानत और मंसूबाबंदी। वो कभी भी बेमकसद हमला नहीं करता था। हर कदम का मकसद वाज़ेह और सियासी था। दुश्मन की ताकत को जांचना, खौफ और हिकमत अमली के जरिए तवाज़ुन बरकरार रखना, अपनी जमात को मजबूत और मुनज़्ज़म रखना। ये हिकमत अमली आज भी साइंस ऑफ पॉलिटिक्स और नफ्सियात के मुताले में एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है। किला मसियाफ सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि नजरियाती और सियासी मरकज, हशाशीन के तरबियती कैंप। दुश्मनों के लिए नफ्सियाती खतरा, किले की ऊंची दीवारें, छुपी राहें और मजबूत दिफाई निज़ाम ने उसे नाकाबिल तस्खीर बनाया। ये वो जगह थी जहां से मलकुल जिबाल ने शाम और उर्दुन में अपनी ताकत का जाल बिछाया। रशीदुद्दीन सुनान की जिंदगी और उसकी कार्रवाइयां आज भी तारीख में बहस का मौजू हैं। मगरिब में उसे ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन कहा गया। मुसलमान तारीख में उसे एक सियासी माहिर और नजरियाती रहनुमा के तौर पर याद रखा गया। अफसाना और हकीकत का मिलाप इसकी शख्सियत को मुनफरिद बनाता है। इसकी विरासत हमें यह सबक देती है कि हकीकी ताकत सिर्फ जिस्मानी कुव्वत में नहीं बल्कि ज़हानत, मंसूबाबंदी और नजरिए में है। मलकुल जिबाल की कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक सीखने का सबक भी है। खौफ और हिकमत का तवाज़ुन, छुपी हुई ताकत और सियासी बसीरत, नजरियाती वफादारी और मंसूबाबंदी। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक छोटा मगर मुनज़्ज़म नेटवर्क बड़े हुक्मरानों के लिए भी खतरा बन सकता है। और यूं खत्म होती है एक दास्तान जो पहाड़ों के दरमियान छुपी ताकत की कहानी बयान करती है। किला मसियाफ की छुपी राहों में छुपे राज, हशाशीन की मंसूबाबंदी और एक इंसान जिसे तारीख ने मलकुल जिबाल के नाम से याद रखा। ये कहानी हमें सिर्फ माजी की नहीं बल्कि आज के दौर में भी हिकमत, मंसूबाबंदी और नजरियाती बसीरत की अहमियत बताती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। और तबसरा करें, आप मलकुल जिबाल की हिकमत को आज के दौर में किस तरह देखते हैं।